हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कोविड का टाइम है, थोड़ा घर से बाहर कम निकले और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दें। आज का मेरा चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। लेकिन मेरा इंटेंशन कुछ और भी है, जैसे जो इंडिया की हिस्ट्री है, जैसे 3 पार्ट में आती है, एंशियंट और मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस की भी एक चौथा पार्ट अभी राइज हुआ है हिस्ट्री का, तो वो सभी करेंगे। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, जियोग्राफी ऑफ इंडिया करेंगे, साथ में पॉलिटी भी लेके चलेंगे। और दोस्तों, आज जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन को टॉपिक उठाने का मतलब यही था कि जैसे कि डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, बार बार मैसेज आ रहे थे, तो उसी के हिसाब से मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को उठाया है। तो आज हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसको 3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज लेक्चर फर्स्ट होगा इसका। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो 14th सेंचुरी थी, तो 14th सेंचुरी में क्या हुआ था कि उससे पहले 13th सेंचुरी में इटली ने अपने कंट्री में बैंकों की स्थापना कर दी थी। बैंकों की स्थापना करने के पीछे का कारण यही था कि जो भी विदेशी व्यापार है उसके लिए फंड जुटाया जा सके, और उस फंड का इस्तेमाल विदेशों से सामान खरीदने और बेचने में किया जाएगा। साथ साथ जो जहाज़ हैं, जो पानी के जहाज़ हैं, जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, उनको भी रख रखाव के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे 14th सेंचुरी में, जैसे आपको पता है कि 2 देश उभर कर सामने आए ज़्यादा मोस्टली। एक तो पुर्तगाल है और एक स्पेन है। इसके बाद उनके बीच में ही ज़्यादातर टसल रही है कि कौन सबसे ज़्यादा विश्व व्यापार पर कौन ज़्यादा कब्जा करता है। तो ऐसा कुछ रहा है, जैसे आप सभी को पता है कि स्पेन का जो कोलंबस था वो अमेरिका पहुंच गया, और जो वास्को डी गामा थे वो भारत पहुंच गए। तो यहाँ तक हमने सब कुछ देखा। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो कि वर्ल्ड लेवल पे परिवर्तन आते जा रहे हैं, लोग व्यापार की तरफ भाग रहे हैं, नए नए देशों के रास्तों को खोज रहे हैं, वहाँ के लोगों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनकी संस्कृति से मिल रहे हैं। लेकिन इस टसल में ये होता है कि जो आपस में ही जो यूरोप की कंट्रीज़ थी वो लड़ पड़ी, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। तो हम जब भी, एक बात और है कि जब भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कनेक्ट करता है कि जब भी कोई नया दौर आता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आता है, तब क्या होता है कि एक शोषित वर्ग होता है और एक शोषण करता वर्ग होता है। तो जो मिलों के मालिक थे, इंडस्ट्री के मालिक थे, उन्होंने जो मजदूरों का शोषण करना स्टार्ट किया, जिससे कभी ना कभी हिंसा भड़कने वाली थी। तो एक वो ट्रिगरिंग कोज रहा है। तो आज हम फ्रेंच की रेवोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो 14th सेंचुरी से ही जो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का राज रहा है। बर्बन यहाँ पे जैसे हमारे वंश होते हैं, जैसे मुगल वंश है, दिल्ली सल्तनत है, प्रतिहार वंश है, शुंग वंश है। इसी तरीके से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी थी। डायनेस्टी मतलब वंश, और बर्बन तो मतलब उनका नेम था, जो डायनेस्टी का नेम चला रहा था। तो वो सभी के सभी कहते हैं डेस्पोट्स है। डेस्पोट्स का मतलब क्या होता है? तानाशाह थे। तानाशाह का मतलब जो उन्होंने बोल दिया वही कानून है। किताब में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन उन्होंने जो बोल दिया वही कानून है। जैसे आज के नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग है, वो एक डेस्पोट हैं, डिक्टेटर भी बोल सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। तो हमारा स्टार्ट होता है, जो रेवोल्यूशन का पीरियड स्टार्ट होता है वो 1643 से लेके 1580 तक चलेगा। जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर लुई 14 थे। उन्होंने क्या किया कि जो सभी अधिकारीगण थे, जो भी पावरफुल होता उनको मरवा देते थे, ताकि उनकी गद्दी तक कोई भी पहुंच न सके। तो इन्होंने अपनी जो सत्ता का ध्रुवीकरण, केंद्रीयकरण करने की कोशिश किया। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया उन्होंने अपनी सत्ता का। वो लड़ाई में भी काफ़ी माहिर थे, एक ग्रेट वॉरियर थे। अच्छा, उन्हें आदमी की पहचान थी कि कौन कितना आगे जा सकता है, कौन कितना नहीं। अगर देखते थे कि वो एकदम से ही आगे बढ़ रहा है, एकदम से आगे जा रहा है, तो उसको मरवा देते थे, ताकि उनकी गद्दी को कोई खतरा न हो। तो इसी कारण उन्होंने सामंतों की जो पावर थी, सामंत कौन होते हैं? सामंतों का मतलब ये होता है कि बड़ी बड़ी, जैसे 20 या 50 केला ज़मीन है,
उसमें किसान अनाज बोते हैं तो उसका लगान एक पर्टिकुलर आदमी इकट्ठा करता है। यानी कि जैसे एक सामंत है, उसको 10 गांव, सामंत का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक आदमी है जिसको बोल दिया गया है कि आपको 10 गांव का टैक्सेस इकट्ठा करके यहाँ पे देना है। तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने लग जाते थे उन 10 गांवों के ऊपर, क्योंकि टैक्सेशन उनके पास होता है, पैसा जिसके पास होता है उसी के पास पावर होती है। तो वो वहाँ पे रूल करने लग जाते थे, तो उनकी जो वहाँ पे रूल है वो भी कम किया गया। इसके बाद 1715 से 1774 तक लुइस 15 का रिजाइम चला, जिसके अंदर वो थोड़े, जैसा कि मैंने बताया ना, लुई 14 थे, वो एक कैसे थे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया करते थे। यानी कि वो किसी की नहीं, उन्होंने अपने बच्चे को भी बाहर कभी नहीं निकाला। जब वो कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जो लुई 15 थे वो बैड एडमिनिस्ट्रेटर थे। अच्छा, जो ग्रेट वॉरियर थे लुई 14, जिसके कारण वो काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके थे दूसरे देशों से। और लड़ाइयाँ उस टाइम, जैसे कि मैंने बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, तो कि होड़ मची रहती थी कि कौन किस देश पे कितना कब्जा कर सकता है। तो लगातार लड़ाइयाँ होती रहती। इससे फ्रांस क्या हो रहा था, डेप्थ में जा रहा था। तो डेप्थ में चलता गया। एक 7 ईयर वॉर हुआ था। कब से कब तक, ये मैंने मेंशन नहीं किया, डेट मेंशन कर लेना। 1756 से लेकर 1763 तक, 1757 से लेकर 1763 तक एक 7 ईयर वॉर हुआ था, जिसके अंदर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था कि कौन सबसे ज़्यादा दुनिया के कितने देशों पर कब्जा कर रहा है, कि कौन कितनी ज़्यादा कॉलोनी बनाएगा। तो जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी, फ्रांस हार गया था। इसके बाद आता है लुई 16 का दौर। उसका दौर कब से कब तक था, 1774 से लेकर 1992 तक। मैं बताना चाहूँगा कि जो लुई 16 था उसको गिलोटिन कर दिया गया था, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अगली वीडियो है कि उसमें हम पढ़ेंगे। तो जो लुई 16 था, अभी लुई 15 को ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं था, तो उनका बच्चा भी काफ़ी बाहर घूमता रहता था, बाहर मतलब शौक था उनको जाने का, घूमने का। तो वो लोगों की परिस्थिति, लोगों के सिचुएशंस काफ़ी समझते थे। उनका इरादा था कुछ अच्छा करने का, लेकिन वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ लागू करने से पहले अपनी बीवी की सहमति या उनकी सलाह ज़रूर लेते थे। लेकिन उनकी बीवी थी, जो उनकी पत्नी थी, वाइफ थी, वो प्रो ऑस्ट्रियन थी, यानी कि वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो जो भी राजा फैसला लेता उस टाइम, तो वो ऑस्ट्रिया के भले भले के बारे में ही सोचती थी। तो इससे जो राजा का डिसीजन था वो एक फेवर में जाके गलत हो जाता था। जैसा कि युद्ध चलते आ रहे थे कि फ्रांस के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, डेप्ट इंक्रीजेज। इसके बाद आपको पता होगा कि जो अमेरिकन जो रेवोल्यूशन था वो 1774 में हुआ था। यानी कि अंग्रेज़ों ने अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया था, और अंग्रेज़ों की और फ्रांस की लड़ाई चली रही थी। तो फ्रांस ने अमेरिका का जो नेटिव लोग थे वहाँ के, उनका रेवोल्यूशन में साथ दिया, जिससे मतलब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ पाए। लड़ाई तो हुई और जीत भी गए अमेरिकन्स, लेकिन उसमें बदले में फ्रांस को कुछ नहीं मिला। उनका पैसा, हथियार, सब कुछ लगा, लेकिन बदले में उनको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ये घटनाक्रम लुई 16 जब थे तब चला। जो मेनली हमारा टाइम पीरियड होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो 1789 से लेकर 1799 तक होगा। इसके अंदर फ्रांस है, उसमें मोनार्की थी, उसके बाद रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक के बाद फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। अच्छा, डिक्टेटरशिप और मोनार्की में फ़र्क ये होता है, जो डिक्टेटर होता है वो एक आर्मी जनरल होता है, जो आर्मी जनरल अपने राजा को पद से हटाकर खुद बन जाता है। और जो मोनार्की होती है उसमें क्या होता है कि वंशवाद होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा। डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जो तात्कालिक कारण थे फ्रांस में जो रेवोल्यूशन की, वो 4 कारण थे। कौन कौन से थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल। तो पॉलिटिकल तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि वो लगातार वॉर चल रहे थे, जो इनफिशिएंसी थी राजाओं में। मैरी एंटोनिया प्रो ऑस्ट्रियन थी। जो लुई 15 है वो बैड एडमिनिस्ट्रेटर थे। लुई 16 थे, वो बार बार अपने फैसलों से बदल जाते थे, यानी कि बैक ट्रैक ऑन हिज ओवन डिसीजन। कुछ फैसला दिया लेकिन नहीं, बोलते थे नहीं नहीं नहीं, अब ये फैसला नहीं, अब ये फैसला लागू हुआ। फिर वो फैसला दिया, फिर उसको फिर बैक ट्रैक करते थे, वो फैसला लागू हुआ। तो पॉलिटिकल मैं डिस्कस कर चुका था। अभी आते हैं हम सोशल कॉजेज़ के बारे में।
जो फ्रांस था वो 3 भागों में बटा हुआ था, जो जिससे वहाँ की जो 3 क्लास में बटी हुए थे लोग, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में कौन लोग आते थे? जो क्लर्जी लोग, जो पादरी लोग हैं, चर्च के हैं, वो लोग आते थे। सेकंड क्लास में कौन आते थे? नोबलिस्ट है, जो मतलब राज परिवार से थे। बाकी जो बच गए सारे किस में आ गए? थर्ड में। तो ज़्यादातर जो पादरी वगैरह थे, जो क्रिश्चियन थे, जो क्रिश्चियंस में जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, इनकी संख्या 1 लाख के आसपास थी। लेकिन चर्च के नाम से राजा को भूमि छोड़नी पड़ती थी, जो लगभग फ्रांस का 10% हिस्सा थे। राजा के पास फ्रांस की 25% भूमि थी। और राज परिवार की उनके या फिर सगे संबंधियों की मिलाकर, रिश्तेदारों में मिलाकर, जैसे एक्स्ट्रा प्रिविलेज जिन लोगों को मिले थे, उनकी संख्या मिलाकर 5 लाख के आसपास थी। अच्छा, तीसरे में हम बात करते हैं जो अन्य लोग थे, किसान, मजदूर वर्ग हुआ, नौकरी पेशेवर थे, टीचर्स थे, रेलवे के कर्मचारी, जो भी, रेलवे तो हालांकि था नहीं उस टाइम। तो बाकी वो सभी किस में आ गए? थर्ड में। तो उनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 3 करोड़। लेकिन उनके पास लैंड मास कितना था? 65%। ओके। तो ये क्या थी कि जो उनके बीच में क्या थी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं था, तो जिससे लगातार उनके ऊपर ही, जो थर्ड स्टेट है, उनका शोषण हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज ने भी उनका काफ़ी शोषण किया, लगातार काम के घंटे बढ़ते रहे, उनकी जो तनख्वाह थी वो घटती रही, महिलाओं को आधी तनख्वाह दी जाती थी, बच्चों से 12-12 घंटे बिना पगार के काम करवाया जाता था। तो इसने किसको जन्म दिया? एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज में। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं था, तो सारा का सारा कर्ज किसके ऊपर, सारा का सारा टैक्स का भार किसके ऊपर आ रहा था? थर्ड क्लास के ऊपर। दूसरा, जो राजा थे वहाँ के, उनकी काफ़ी लेविश लाइफ थी। लेविश लाइफ मतलब अपने रहने खाने पर काफ़ी खर्चा करते थे वो, अपना शान और शौकत से रहना। एक बार बताया जाता है कि जब फ्रांस के जो राजा थे, उनके लिए बर्फ़ पहाड़ों से गधों पर लाद कर लाई जाती थी। मतलब इतना लेविश लाइफ स्टाइल था। तीसरा था कि जो फ्रांस का कल्चर था, यानी कि बोलते थे कि मतलब जो अमीर आदमी है वो हाफ पैंट पहनेंगे, जो गरीब आदमी है वो फुल पैंट पहनेंगे। तो ऐसा कुछ था, और हाफ पैंट काफ़ी महंगी होती थी फुल पैंट से। तो कल्चर था ये, जैसे कि आज हरियाणवी कल्चर होता है, जैसे घाघरा चोली, जो वैसे वहाँ का वो कल्चर था। और तीसरा, एक नए वर्ग का विकास हो रहा था, जो पढ़ा लिखा था, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। तो वो भी डिमांड करने लग गए थे। जो ये एरा था वो किसका एरा था? इंटेलेक्चुअल का एरा। इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि एज ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि लोग सवाल करने लगे थे कि भी राजा राजा बोलता था कि मुझे भगवान ने भेजा आप लोगों पर राज करने के लिए। तो लोग पूछते थे कि किस हक से आपको भगवान ने भेजा है हमारे ऊपर राज करने के लिए। लोग जानना चाहते थे कि जो चर्च का क्या रोल है स्टेट के अंदर, क्योंकि चर्च बोलता था ना कि हमें इतनी भूमि चाहिए, तो स्टेट को देनी पड़ती थी। जैसे हमारे यहाँ होता था ना कि जैसे पुजारियों को दिया जाता था भूमि दान, भूदान वगैरह दिया जाता था, भूमि दान में दी जाती थी, गायें दान में दी जाती थी, आज भी होता है। तो उस तरीके से वहाँ पे भी ऐसा ही कल्चर था। इसके बाद लगातार उस समय किताबें छपने का काफ़ी प्रचलन था। अब किताबें छपेंगी, एक जगह से दूसरी जगह छपेंगी, उनकी कॉपीज छपेंगी, तो लोग पढ़ते थे उनको, और पढ़कर जागरूक होते जा रहे थे लगातार। तो जिससे इंटेलेक्चुअल जो है वो बढ़ता जा रहा था, उनकी लोगों की समझ बढ़ती जा रही थी। इसके बाद कुछ फिलोसफर हुए थे, जैसे जॉन लॉक, इमैनुअल कांत, रोज्यूम, मोंटेक्यू, वोल्टेयर। तो ये कुछ थे, मतलब जो फिलोसफर थे जिन्होंने राजा के शासन पर सवाल उठाए। रोज्यूम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लोगों को पूरी स्वायत्ता होनी चाहिए, अपने विचार रखने की, अपने अपने जीने की। मतलब जीवन का अधिकार राजा के पास नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार राजा के पास नहीं होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार राजा के पास, वो हर व्यक्ति का पर्सनल अधिकार है। आज जैसे इंडिया में है ना, सभी को शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो उस समय की मांग थी किसकी? रोजोम की। अच्छा, जो मोंस्टेक्यू है, मोंस्टेक्यू वो चाहते थे कि जो बार बार राजा के शासन में चर्च दखल कर रहा है, उस दखल को बंद किया जाए। अब जैसे मान लो वहाँ के पादरी ने किसी को मार दिया, सपोज करो,
वैसे धर्म में हिंसा की कहीं जगह नहीं है, लेकिन सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब तो फिर अगर पादरी बोलेगा कि मैं तो पादरी हूँ, तो मतलब उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। तो मतलब ये एक शासन में दखल हुआ धर्म का, तो वो तब के लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई। दूसरा है, एक वोल्टेयर थे। वोल्टेयर ने बोला कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए बोलने की। अगर राजा गलत कर रहा है तो लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। अगर कुछ ऐसा है कि किसी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो ये सब ये अधिकार होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तो मतलब ये तो चलते ही आ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रिगरिंग कॉज क्या था, 1789 में विंटर काफ़ी पड़ी थी, यानी ठंड काफ़ी पड़ी थी और काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी, जिससे क्या है कि वहाँ की फसल ख़राब हो गई थी। अब फसल ख़राब होने से वहाँ पे अनाज की किल्लत हो गई थी, और जो लगातार जो अनाज के भाव हैं वो बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते भावों को देखकर जो मजदूर वर्ग था वो खरीदने में असमर्थ था, जिसके कारण वहाँ पे क्या आ गई, भूखमरी आ गई। भूखमरी आने से एक रेन ऑफ टेरर भी आया। टेरर का मतलब क्या है कि लोग मतलब लूटपाट ज़्यादा स्टार्ट हो गई। लोगों ने मतलब सरकारी गोदामों को लूटना स्टार्ट कर दिया, अफसरों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ एक दौर आया। ये तो है उनका ट्रिगर। बाकी वहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, फ्रांस पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। अब देखो पाकिस्तान के हिसाब से देख लेते हैं। अब लगातार आप न्यूज़ में अगर बने रहते हो तो बताते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में भी जो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सी पैक प्रोजेक्ट है उनका, जो चाइना के साथ हो रहा है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक जो प्रोजेक्ट है, उसके कारण पाकिस्तान भी लगातार डेप्थ में जा रहा है। तो वो भी इसी तरीके से वो भी थे, मतलब डेप्थ में जा रहे थे। फिर जो वहाँ के किसान थे, लगातार उनको कुछ उपज का ज़्यादा पैसा मिल नहीं रहा था, लूट खसोट बढ़ गई थी। तो उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। अच्छा, लोग इस बात से भी दुखी थे कि फ्रांस क्यों अमेरिका में दखल दे रहा है, जबकि उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार हेल्प करता रह जा रहा है, जिससे वहाँ की इकोनॉमी। अब देखो मान लो फाइटर प्लेन खरीदना है इंडिया को, तो फाइटर प्लेन सस्ता थोड़ा आता है। कम से कम 1,500 का एक फाइटर प्लेन आता है, जो 1,500 करोड़ का एक फाइटर प्लेन आता है। जैसे कि अभी राफेल की कीमत बताई थी सरकार ने, 1692 करोड़ के आसपास है। यानी कि मतलब युद्ध में हथियार तो, साजो सामान तो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। तो इससे फ्रांस की ही इकोनॉमी डाउन हो रही थी और उनको कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो वहाँ की जनता बोल रही थी क्यों आप ऐसा चाहते हो कि फ्रांस को अमेरिका के वॉर में घसीट रहे हो। तो ये सब ट्रिगरिंग कॉज थे। तो आज हमने जो कारण थे फ्रांस के रेवोल्यूशन के वो पढ़े हैं। आगे हम उसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ। एक छोटी सी टाइमलाइन देखते हैं क्या हुआ। देखो ऐसा हुआ दोस्तों, 1789 में जो स्टेट जनरल है उसको लुई 16 ने बुलाया। मैं बता रहा था ना कि लुई 16 अच्छा आदमी था, वो चाहता था बदलाव करना, लेकिन वो हर बदलाव से पहले अपनी पत्नी की थोड़ी सलाह लेता था, जो कि प्रो ऑस्ट्रियन थी, तो वो सलाह गलत देती थी उन्हें। फिर कुछ मंत्रिमंडल भी उनका इनफिशिएंट था, मतलब वहीं पे अपनी ही राजनीति चलती रहती। तो जो उनके सलाहकार थे वो सलाह नहीं दे पाते थे। कुछ राजा में भी कुछ मतलब डेस्पोट लाइक नहीं था, कि कुछ दम नहीं था कि अपने आप से चेंज कर सके, बार बार अपने फैसलों से बदल जाते थे। तो इसके लिए उन्होंने स्टेट जनरल बुलाई थी। तो कब बुलाई थी? 1789 में। फिर वहाँ पे दो भागों में स्टेट जनरल बट गई। उसके बाद जो थर्ड स्टेट की स्टेट जनरल था, उसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। नेशनल असेंबली घोषित इसलिए कर लिया क्योंकि वो अपना संविधान बनाना चाहते थे। जब तक उन्होंने संविधान बनाया, 1790 बना चुका था। संविधान बनने के बाद इलेक्शन हुई। इलेक्शन में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब चुनी हुई सरकार बनी। चुनी हुई सरकार मतलब वहाँ के चुनाव हुए, प्रतिनिधि चुन के आए, फिर चुनी हुई सरकार बनी। उसके बाद क्या हुआ, चुनी हुई सरकार में कुछ ज़्यादा कुछ कामकाज हुआ नहीं, तो एक छोटा सा मंत्रिमंडल बन गया जो पूरी सरकार को, पूरे देश को कंट्रोल कर रहा था। उसका नाम हुआ फिर उसको बोला गया नेशनल कन्वेंशन, जिसके अंदर रॉबिस्फेयर नामक आदमी ने काफ़ी गदर मचा दिया। मतलब एक तरीके से डिक्टेटर ही बन गया। जब रॉबिस्फेयर की डिक्टेटरशिप आई तो लोगों ने परेशान होकर, अभी जैसे रॉबिस्फेयर एक ही आदमी था, तभी 5 लोगों की एक कमेटी बना दी।
जिसको डायरेक्टरी रूल बोला गया, ताकि कोई भी डिक्टेटरशिप ना कर सके। 5 लोगों में आपसे में फूट थी। और उस समय जो फ्रांस था वो वॉर कर रहा था किस किस के साथ, सर्बिया के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, तो इन सभी से वॉर कर रहा था। तो तभी एक नेपोलियन नाम का एक लेफ्टिनेंट जनरल था, मतलब सेना में अधिकारी था, जो लगातार हर मोर्चे पर युद्ध जीतता जा रहा था। और जनता में उसकी काफ़ी पहचान भी बनी हुई थी, लोग उसको एक हीरो मानते थे अपना। तो उसने चुनावों में एक तरफा जीत की और अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर घोषित कर लिया। तो कर्म वाइज आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपकी जल्दी सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और हमारा ये कारवां आपके साथ लगातार चलता रहेगा। थैंक यू।